अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल और आज जी पूरे पाकिस्तान में आम तातील है। नेशनल डे मनाया जा रहा है शायर मशरिक अल्लामा इकबाल के लिए। 9 नवंबर को यकीनन इकबाल डे के हवाले से हम इसको मनाते हैं और क्यों ना हो, पाकिस्तान का नजरिया, पाकिस्तान का ख्वाब और एक ऐसी ऐसी शायरी, ऐसे अफकार जो ना सिर्फ आज के नौजवानों के लिए है बल्कि रहती दुनिया तक के लिए अपने अंदर खुदी को बेदार करना, अपने अंदर सेल्फ वर्थ को बेदार करना। आप देखते हैं कि हमारे अक्सर प्रोग्रामों में ये कोशिश होती है कि मुख्तलिफ थेरेपिस्ट को बुलाकर हम आपको एक तरह से वी ब्रिंग आवर फोकस बैक टू कि हमारी अपने बारे में राय क्या है, हम अपनी सेल्फ वर्थ को कहाँ गर्दानते हैं और फिर सबसे अहम कि दुनिया अक़वाम अपने आप को क्या एक यूनिक पोजिशनिंग देते हैं। तो यकीनन शायर मशरिक के जो ख्यालात हैं वो उस जमाने के सबसे प्रोग्रेसिव तरीन चीजें थी और यकीनन उन्होंने बुनियाद रखी पाकिस्तान के नजरिए की। अपनी जिंदगी में इस ख्वाब को सच होता हुआ ना देख सके, लेकिन यकीनन अगर फाउंडेशनल थॉट्स ऑफ पाकिस्तान की बात की जाए, फाउंडिंग फादर्स में शुमार किया जाए, तो अल्लामा इकबाल की खिदमत को कोई नहीं भूल सकता। सबसे पहले आपको दिखाते हैं आज के इसी हवाले से एक रिपोर्ट एंड देन वील टेक द शो फॉरवर्ड। पाकिस्तान शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का आज 145वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। मुसलमानों के लिए आजाद मुल्क का ख्वाब देखने वाले और इंसानी रूह बेदार करने वाले शायर मशरिक अल्लामा इकबाल का यौम विलादत 9 नवंबर को पूरे पाकिस्तान में मनाया जाता है। शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल 20वीं सदी के मारूफ मुफक्किर, शायर, मुसन्निफ, कानूनदान, सियासतदान, मुस्लिम सूफी और तहरीक पाकिस्तान की अहम तरीन शख्सियात में से एक थे। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने बर्र सगीर के मुसलमानों में आजाद रियासत के ख्याल को जन्म दिया था। इनके अल्फाज में ये ताकत थी कि इन्होंने उम्मत मुस्लिमा को उनके हुकूक के लिए जद्दोजहद करने और आजादी के लिए कदम आगे बढ़ाने की तरगीब दी। जी जनाब, वेलकम बैक। और सबसे पहले आपको दिखाएं कि नए दौर की जब हम बात करते हैं तो ना सिर्फ ये कि ये नजरियात, ये थॉट्स हमें गाइड करती हैं, बल्कि साथ साथ नई जो जदीद हमारे पास गैजेट्स हैं और नई जो सहूलतें मौजूद हैं वो भी आपको एक नई दुनिया का, एक नई सुबह का पैगाम देती हैं। सबसे पहले दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट कि अब कराची में भी इलेक्ट्रिकल बसेस चलेंगी। जिस तरह के आप जानते हैं कि शर्म उल शेख यानी इजिप्ट में इस वक्त COP27 हो रही है। एक दफा फिर पाकिस्तान उसमें लीडी किरदार अदा कर रहा है। अगर क्लाइमेट या माहौलियात के हवाले से इम्पैक्ट की बात करें तो पाकिस्तान सबसे ज्यादा वल्नरेबिलिटी कंट्रीज में शामिल है कि सबसे ज्यादा हम पे माहौलियाती तब्दीली का, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट आने वाला है। हालिया सैलाब भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। तो हमारे लिए बड़ा जरूरी है कि जो कमिटमेंट्स हम कर रहे हैं ये अपने नेट जीरो के अहदाफ को लेकर उसमें आगे बढ़े। यकीनन इसमें वफाकी और जो सूबाई हुकूमत है वो एक बड़ा अहम रोल अदा करेगी। तो इसी हवाले से हमने देखा कि अब कराची वालों के लिए भी इलेक्ट्रिकल बसेस मौजूद हैं जो आने वाले दिनों में कम से कम पोल्यूशन पैदा करेंगे। लेट्स टेक अ लुक एट दिस रिपोर्ट एंड देन लेट्स टेक अ लुक एट अदर स्टोरीज टू। पाकिस्तान में पहली बार इलेक्ट्रिक बस कराची के सड़कों पर चलने लगी। टेस्ट ड्राइव में सूबाई वुज़रा और हुकूमती ओहदेदार भी सवार हुए। वजीर ट्रांसपोर्ट और इत्तलात शर्जील मेमन ने बताया कि 50 बसें कराची पहुंच चुकी हैं। इस वक्त तक कराची में 50 बसेस पहुंच चुकी हैं। कराची वो लकी शहर है जो पाकिस्तान में सबसे पहली ईवी बसेस जो है वो यहाँ पे चलाई जा रही है। ये बस एक बार चार्ज होने के बाद 300 किलोमीटर तक का सफर कर सकती है। बैटरीज शमसी तवानाई के प्लांट से चार्ज की जा सकेंगी और इसका किराया 25 रुपए तक होगा। एनवायरमेंट फ्रेंडली इनिशिएटिव है जो हम ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए, और ये सस्ती होगी। ये जो शमसी तवानाई है, सोलर पावर पे बिजली को पैदा करेंगे और फिर उस बिजली से इन बसेस को चार्ज किया जाएगा। पाकिस्तान में पहली मर्तबा इलेक्ट्रिक बस जो है वो शुरू हो रही है और खुशकिस्मती से उसका आगाज कराची में हो रहा है। हुकूमत सिंध ने बसों की तैयारी के लिए प्लांट लगाने का भी फैसला कर लिया है। इसके बाद सिंध के दीगर शहरों को भी ये सहूलत दी जा सकेगी।
जी जनाब, और अब बढ़ते हैं जरा पावर स्टोरीज की तरफ। सबसे पहले आपको बताते चलें कि एक दफा फिर, क्योंकि रवा दवा होगा ये काफिला पीटीआई का इस्लामाबाद की तरफ अपनी प्रोटेस्ट को लेकर, सियासी जो सूरत हाल है उसमें कशीदगी में मजीद इजाफा हो रहा है। कल हमने देखा एक और डिस्ट्रेसिंग इशू सामने आया, लीक्ड वीडियोज का सिलसिला है कि थम नहीं रहा। पहले आजम सवाती साहब की हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी और कल ट्रेंड कर रहे थे परवेज रशीद साहब भी। अनफॉर्चुनेट है जी, और इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। एट द सेम टाइम पीपल नीड टू बी, स्पेशली पब्लिक फेसिंग जो लोग हैं उनको ज्यादा मोहतात होना चाहिए अपनी पर्सनल लाइफस्टाइल चॉइसेस को लेकर। बहरहाल जी आगे बढ़ते हैं, आपको सुनवाते हैं कि राना सनाउल्लाह साहब, द इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने किस तरह खबरदार किया है प्रोटेस्टर्स को और उनकी क्या हिकमत अमली है। कई लोग कह रहे हैं कि उनके ये स्टेटमेंट्स आग में घी का काम कर रहे हैं, क्योंकि इसकी वजह से सूरत हाल डिफ्यूज होने के बजाय कशीदगी मजीद बढ़ रही है। उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। कहते हैं कि मैं इनकलाब ला रहा हूं, मैं अवाम का समुंदर ला रहा हूं, और हालत ये है कि एक एफआईआर अपनी मर्जी की दर्ज नहीं करवा सके। इससे इनको अपनी औकात मालूम हो जानी चाहिए। इस्लामाबाद की तरफ भी जो आ रहे हैं ये कोई लॉन्ग मार्च नहीं आ रहा, ये दो सूबे जो है ये फेडरेशन पे ऊपर हमलावर हो रहे हैं, और ये जो एहतजाज है ये एहतजाज अवाम नहीं कर रहे, ये सूबाई हुकूमतें जो है एहतजाज करवा रही हैं। तो ये सूबाई हुकूमतें जो हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो आमदो रफ्त के रास्ते जो हैं उनको खुला रखें। सूबाई हुकूमतें अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी पूरा करें, वरना मैं ये बात आज उन्हें बावर करवाना चाहता हूं कि इस बात को सीरियसली न जाना तो इसके कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ये बड़ी डिस्टर्बिंग बात है कि जिस तरह वो कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ भी इशारा कर रहे हैं, ऊपर से यानी आई डोंट नो ये पीटीआई की कमजोरी के तौर पे इस बात को क्यों गर्दाना चाह रहा है कि अपनी मर्जी की एफआईआर नहीं दर्ज करा पाए। यानी पहले सिस्टम 24 घंटे डिले करता है, सुप्रीम कोर्ट को इसका नोटिस लेना पड़ता है, उसके बाद भी जब एफआईआर होती है तो पीटीआई और मुद्दई इस एफआईआर को रिजेक्ट करते हैं क्योंकि उनके मुताबिक नहीं थी। लेकिन हाउ डज दिस रिफ्लेक्ट एज पीटीआईज वीकनेस, जिस तरह के राना सनाउल्लाह साहब ने का, ये मैं समझने से कासिर हूं। और चलें यही बात पूछते हैं हमारे सीनियर तज्जियाकार नसरुल्लाह मलिक साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मुझे ये बताइए कि अगर अपनी मर्जी की एफआईआर नहीं दर्ज करा पाए या जो उनका असल मुद्दा था, हाउ इज दैट रिफ्लेक्टिंग एज अ वीकनेस ऑफ इमरान खान और पीटीआई? राना सनाउल्लाह साहब ने जो स्टेटमेंट दी है ये तो सिस्टम की कमजोरी हुई। देखिए मेरे ख्याल में सिलसिला जो बात कर रहा सनाउल्लाह साहब वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। हमने देखा अक्सर पाकिस्तान की सियासी तारीख में ऐसे मुकदमात का इंदराज जब भी हुआ है वो कोर्ट आर्डर के बाद हुआ है, क्योंकि जब भी मार्टन का वाकया आप ले लें, उससे पहले के वाकयात अगर आप ले लें तो ऐसे सियासी जो अटेम्प्ट हुई हैं उसके बाद मुखालफिन के खिलाफ बड़े हाई लेवल पे एफआईआर दर्ज करवाने की कोशिश की जाती रही है। इस बार भी इमरान खान साहब पर हमला हुआ तो उन्होंने उसमें वजीर आजम साहब को नामजद किया, वजीर दाखिला को नामजद किया और एक सीनियर आर्मी ऑफिसर को नामजद किया। तो मेरे ख्याल में ऐसी एफआईआर माजी में भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि पूरी पुलिस ने दर्ज कर लिया, उसके बाद कोर्ट से रजू किया जाता रहा, फिर अदालतों के आर्डर्स आ गए जिसके बाद ऐसी एफआईआर दर्ज हुई है। राना सलाह साहब एक पोलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे थे कि वो ये कहना ये चाह रहे थे आई थिंक कि पीटीआई जो है वो असल मुल्जम की बजाय इसको सियासी नंबर स्कोरिंग की तरफ लेकर जा रही है और उससे पॉलिटिकल कमजोरी कह रहे हैं। सही। लेकिन मेरे ख्याल में अदालतों से ऐसे फैसले हुए जिसके बाद ऐसी एफआईआर दर्ज हुई है। लेकिन मेरे ख्याल में वो और ज्यादा एक संगीन सूरत हाल की तरफ इशारा कर रहे हैं जब वो ये मानने को ही तैयार नहीं है कि अवामी एहतजाज है। उनका तो कहना ये है कि दो सूबों में जहां पीटीआई की हुकूमत है ये दो सूबे विफाक पे मुसल्लत कर रहे हैं और विफाक को एक तरह से प्रेशराइज कर रहे हैं। ये तो बड़ी संगीन बात है, आप इसको कैसे देखते हैं सर? देखिए सिलसिला अगर आप लाहौर से चलने वाले इस लॉन्ग मार्च को देखें जी तो पीटीआई की तवक्कुआत के मुताबिक भी ये लॉन्ग मार्च उतना नहीं था जितना पीटीआई ने सोचा हुआ था। अब अगर आप पंजाब की जो हुकूमत है उसकी रिपोर्ट को सामने रख लें जी तो लॉन्ग मार्च कहीं भी 15-16 हजार से ऊपर का मजमा इकट्ठा नहीं करना जी। लाहौर से निकलने के बाद एक हल्का एक्स्ट्रा वहां पर उन्होंने कदर बेहतर जो परफॉर्म किया, इसीलिए हुकूमत वफाकी हुकूमत भी मुतमईन थी कि कोई बड़ा लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ नहीं आ रहा। लेकिन एक बात बार बार कही जा रही है, वो ये कही जा रही है कि केपीके के अंदर से
हुकूमती मशीनरी का इस्तेमाल करके लोगों को इस्लामाबाद लाया जाएगा और वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सूरत इस्लामाबाद खराब हो सकती है। आपने देखा लास्ट 25 मई को यही हुआ था। स्वाबी के करीब इमरान खान साहब पहुंचे, वहां रुक गए, जिसके बाद तमाम वज़रा अपने सरकारी गार्ड के साथ और अपने पोलिटिकल जो फोर्स के साथ साथ जो हुकूमती मशीनरी है उसका इस्तेमाल करके वो इस्लामाबाद में एंटर हुए थे। तो इसकी क्लैश की सूरत इसलिए महसूस होती है कि दो हुकूमतें, पंजाब हुकूमत भी रवात तक लोगों को सपोर्ट करती है और केपीके से भी अगर लोगों को सपोर्ट किया जाता है, फिर केपीके हाउस जिस तरीके से पिछली दफा इस्तेमाल हुआ, तो ये फेडरल गवर्नमेंट ये समझती है कि शायद वहां से हुकूमत की मदद से जो लोग आएंगे वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए मसाइल क्रिएट कर सकते हैं। नसरुल्लाह साहब, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लगता है जब भी खान साहब का जलसा होता है या इस तरह की जलसे की सूरत हाल होती है तो हम सारे गब्बर संघ की तरह पूछने लग जाते हैं कितने आदमी थे। यानी आई एम श्योर कि ये नंबर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन पाकिस्तान के सबसे मकबूल और मारूफ जनरल इलेक्शंस में भी देखें तो अंडर 10%, 20% का तो पूरे मुल्क से टर्न आउट होता है। और सबसे बड़ी बात यह कि पाकिस्तान का, मुझे ये पर्सनली लगता है कि शायद ये मिजाज नहीं है कि हम सड़कों पर आके टेस्ट करें। एक आम आदमी घबराता भी है, डरता भी है, लेकिन ये बात का क्रेडिट खान साहब को जाता है कि जिस किस्म की अवाम उनके जलसों में नजर आती है वो पहली दफा मुताहरिक हुई है। अब सवाल मेरा आपसे ये होगा, जैसे आपने कहा कि टकराव की सूरत हाल, तो अगर 26 मार्च से हम कुछ सीखें जिसमें राना सलाउद्दीन साहब को लगता है कि उनकी हिकमत अमली बड़ी जबरदस्त रही थी और किसी मुमकिना प्रॉब्लम को उन्होंने अवर्ट कर दिया, लेकिन फिर हमने वो इमेजेस भी देखे कि सिक्योरिटी अहलकार आंसू गैस शेलिंग बच्चों पे, खवातीन पे की गई। सियासी टेम्परेचर को नीचे लाने के लिए, खान साहब को मुज़ाकरात की टेबल पे लाने के लिए कोई तवक्को है आपको इस हुकूमत से? मेरे ख्याल में कोशिश की गई है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से भी, और पीटीआई की बात सीनियर लीडरशिप जो है वो भी चाहती थी। फिर पीटीआई की लीडरशिप एस्टेब्लिशमेंट से भी मिलती रही बार बार, और ये बातचीत होती रही है कि कहीं ना कहीं मामला जो है वो तय पा जाए, इलेक्शन की तारीख जो हुकूमत चाहती है उससे कुछ पीछे आ जाए, कुछ पीटीआई आगे जाने को तैयार है। इस बात का इंडिया इमरान खान साहब दे भी चुके हैं, लेकिन पीटीआई ये समझती है कि अगर अब पीटीआई इस मौके पे अपने लॉन्ग मार्च को मुलतवी करती है, इस्लामाबाद की तरफ वो नहीं आती, तो उन्हें पोलिटिकली नुकसान हो सकता है। सही। आप इस्लामाबाद की सियासत से आप बखूबी वाकिफ हैं, आपने हुकूमतें बनती गिरती खुद देखी हैं। पाकिस्तान की सियासत में कोई इतना बड़ा मजमा मैटर नहीं करता जब इस्लामाबाद की तरफ आप आते हैं। बिल्कुल। हमेशा क्या हमने देखा है कि अगर आप 10, 15, 20 हजार लोग भी इस्लामाबाद आ जाएं तो हुकूमत के ऊपर दबाव भी बढ़ता है, जब तीसरा फरीक दरमियान में आके मामला को सेटलमेंट भी करवाता है। बिल्कुल सही। पाकिस्तान बड़ा सेंसिटिव मुल्क है, पाकिस्तान के बड़े मसाइल हैं पाकिस्तान के, लोकली और इंटरनेशनली। सर एक और आखिरी स्टेटमेंट पे आपका कमेंट चाहूंगी। राना सनाउल्लाह साहब ने ये भी कहा है कि खान साहब अगर ये प्रूव कर दें कि उनको 4 गोलियां लगी हैं तो वो सियासत से रिटायरमेंट ले लेंगे। ये क्या इशारा किया उन्होंने? देखिए, मेरे ख्याल में राना साहब के बयान के फौरी बाद ये कह दिया गया था कि खान साहब को 3 गोलियां लगी हैं, चौथा शायद कट जो है वो गोली का नहीं है। तो मेरे ख्याल में राना साहब की बात भी पूरी होगी, खान साहब की बात भी पूरी होगी। अब राना साहब को सियासत नहीं छोड़नी पड़ेगी, इसलिए सर लेकिन मजमे में कितने लोग हैं से गिनती शुरू हुई थी और कितनी गोलियां लगी, तो ये मेरे ख्याल में सियासत में कोई अच्छा एग्जाम्पल तो नहीं सेट कर रहा। मेरे ख्याल में हमारी सियासत में अब प्रॉब्लम यह है कि हम इस इंतहा पसंदी की तरफ चले गए हैं, जहाँ शायद सबसे बड़ा मसला इस वक्त पाकिस्तान का वो झूठ है जी। यानी लोग अब ये कहना शुरू हो गए कि शायद हम पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हम झूठ बोलते हैं, हम किसी के खिलाफ इल्जाम लगाते हुए झूठ बोलते हैं, हम किसी की करप्शन की अगर बात करें, अब देखें पाकिस्तान का बजट इतना नहीं होता जितना हम अपने टॉक शोज में बैठ के किसी एक फर्ज की करप्शन की बात करना शुरू कर देते हैं। तो मेरे ख्याल में एग्जैजरेशन बहुत बढ़ गई है सियासत के अंदर, क्योंकि हमारा इसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है। एग्जैजरेशन के साथ साथ सर मुझे लगता है सर्वाइवल मोड भी है, यानी एक दूसरे पे आर्ग्यूमेंट्स की, इल्जामात की बौछार इतनी तेजी से हो रही होती है कि फिर मुझे लगता है कि कोई एक तरह से हिकमत अमली बनाने का, कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी बनाने का वक्त तो मिलता ही नहीं है। जिसको जो समझ आता है वो उसका जवाब वो दे देता है। असल में बुनियादी तौर पे जिसको हम बयानिया की बात कर रहे हैं ना, बयानिया है ये कि आप इतनी तवासुल के साथ अपने मौकफ को दोहराएं, लोगों के सामने बोलते रहें ताकि लोग उसको ये समझें ये सच है।
یہ الزام ساری سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے اوپر لگا رہی ہیں. سر لیکن اس میں سب سے زیادہ خطرناک چیز مجھے یہ لگتی ہے جب آپ پاکستان کے معتبر اداروں کو اس جنگ میں گھسیٹ لیتے ہیں. یعنی اب یہ الزامات کی بوچھار صرف اور صرف ایک سیاسی جماعت کی دوسرے پہ یا ایک سیاسی شخصیت کی دوسرے پہ نہیں رہی ہے. اب باقاعدہ اداروں کو آ کر پریسرز کرنے پڑ رہے ہیں اور اپنی پوزیشن کے حوالے سے تفصیلات دینی پڑی. یو پوٹنگ دیم آن ڈیفینسو اینڈ دیٹ از اے ویری ویری ڈینجرس ٹریجیکٹری. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. دیکھنا یہ ہے جی صورتحال کس طرف جاتی ہے, لیکن امید یہ کرنی چاہیے کہ اختلافات اس نہج پہ نہ پہنچیں کہ کوئی سیکیورٹی کا معاملہ ہو, کوئی وائلنس کی طرف پہنچے, بیکاز وی سرٹنلی کین ناٹ افورڈ کہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز یا ہمارے پروٹیسٹرز کے ساتھ کسی طرح سے بھی ان کی مت بھیڑ ہو. لیتے ہیں جی ایک چھوٹا سا بریک, ویل بی رائٹ بیک.